खूबसूरत जिंदगी की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वक्त, पैसा और कोई इंसान सॉल्व नहीं कर सकता। आज तक दुनिया में ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई है जिसे पैसा, कुछ वक्त या फिर एक अच्छा इंसान या सुलझा हुआ इंसान सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसी परेशानी या ऐसी समस्या आज तक दुनिया में कभी उत्पन्न ही नहीं हुई है। शायद आपको मेरी यह बात गलत लगेगी, लेकिन जब आप इस कहानी को पूरी तरह से सुन लेंगे तब आपका इस बात पर विश्वास हो जाएगा। हमारे यहाँ पर एक परिवार में लगातार 7 बेटियों का जन्म हुआ। पिताजी पुलिस में थे और माँ हाउसवाइफ थी। दुनिया में ऐसा कोई नशा नहीं था जिसकी लत इनके पिताजी को नहीं थी। इनकी माँ एक अच्छी औरत थी, लेकिन इसके अच्छे होने का कोई मतलब ही नहीं था। जो पति चाहता था वही उसे करना पड़ता था। ऊपर से 7 बेटियां। 8वां बेटा हुआ तो कुछ दुख कम हुआ। परिवार में थोड़ी सी खुशियां आई, लेकिन वो सिर्फ बेटे के लिए थी। बेटियां तो हमेशा से ही पराया धन थी। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती गई, 2-3 की तो जल्दी से जल्दी शादी करा दी गई। जैसे ही बेटियां 12-13 साल की हो जाती, तुरंत ही उनकी शादी कर दी जाती। वक्त थोड़ा सा बदलता गया तो किसी की शादी 16 साल में या 17 साल में हो गई। आखिरी की 2 बेटियां, तमन्ना और रीना। तमन्ना को जैसे तैसे थोड़ा सा पढ़ाया लिखाया गया। रीना को भी पढ़ने लिखने की आज़ादी थी, लेकिन रीना को पढ़ाई लिखाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तमन्ना को था अपनी पढ़ाई लिखाई में। पढ़ते हुए वो अपने रास्ते खुद ही ढूंढ लिया करती थी। पढ़ाई का बोझ अपने माँ बाप के सिर पर नहीं डाल सकती थी, क्योंकि जानती थी अगर पढ़ाई का बोझ बढ़ गया तो शादी होना तय है। जो मिली वो छोटा मोटा काम करके उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। 12वीं में उसके काफ़ी अच्छे नंबर आए। 12वीं के बाद उसे शिक्षा के लिए किसी ने गोद ले लिया और उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहीं से पूरी हो गई। कुछ वह खुद काम किया करती थी, बहनें कभी कभी हल्की सी मदद किया करती थी, और जिन्होंने उसे गोद लिया था वो उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा कर लिया करते थे। उसे रहने और खाने पीने का खर्च करना था तो वो जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया करती थी। सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखती थी, इसलिए दोस्त भी कभी कभी मदद कर दिया करते थे। ऐसे ही उसके इंजीनियरिंग के 4 साल कंप्लीट हो गए। पिताजी मानने वाले नहीं थे। जैसे ही इसकी डिग्री पूरी हो गई, इन्होंने इसके लिए रिश्ते ढूंढना वगैरह शुरू किया। जैसे तैसे पिताजी को थोड़ा सा रोक कर इन्होंने अपनी तमन्ना ने अपनी 6 महीने की इंटर्नशिप जो है उसे अच्छी तरह से पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही इंटर्नशिप पूरी हो गई, तमन्ना की जल्द से जल्द शादी करा दी गई। ऐसी ही एक दिन की बात है। इसकी छोटी बहन का किसी वजह से हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था। वो 8-10 दिन के लिए बीमार पड़ी थी। पिताजी ने उस वक्त उसके लिए सादे सिंपल से पोहे भी नहीं लाए थे। माँ को घर में किसी भी चीज़ की बिना इजाज़त करने की कोई परमिशन नहीं थी। एक दिन तमन्ना की माँ मुझसे मिलने आई कि थोड़े से मुझे पोहे दे दो, बेटी को पोहे खाने हैं और घर में पोहे नहीं है। तो मैंने उनको थोड़े से पोहे दे दिए थे। मुझे इनकी हालत के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि कोई इनकी माँ से बात करे यह बात उनके पिताजी को पसंद ही नहीं थी। इनके परिवार का काफ़ी बुरा हाल था, लेकिन बेटियाँ अच्छी थी। अब ना सही आगे ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, इसी तमन्ना के साथ तमन्ना अपनी लड़ाई लड़ रही थी। तमन्ना की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। तमन्ना की शादी बॉम्बे में कर दी गई थी। लड़का भी इनकी जान पहचान का था, ऐसा पिताजी बताते थे। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि लड़का भी उतना अच्छा नहीं है और ना ही कोई वो जॉब जॉब वगैरह करता है, और थोड़ा सा पागल भी है। तमन्ना के पिताजी को किसी ने थोड़ी सी शराब वगैरह पिलाई और खाने को कुछ अच्छा दिया या थोड़ी सी मेहमान नवाजी कर दी तो उसके पिताजी पिघल जाते थे और उसी घर में अपनी बेटियों को ब्याहते थे। बेटियों की मर्जी वगैरह वो कभी भी नहीं पूछते थे, और बेटियां भी कभी उनके आगे नहीं जाती थी, क्योंकि पिताजी का स्वभाव उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पता था। अगर बेटियों ने कुछ बोला तो मार माँ को पड़ती थी। तुमने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, ये इन्हें कहा जाता था और बहुत माँ को पीटा जाता था। इसलिए आज तक तमन्ना की बहनों में से कोई भी बहन
अपने पति का घर छोड़कर एक दिन के लिए तो क्या, एक पल के लिए भी नहीं आई थी। जैसे भी थी वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार लिया करती थी। कभी-कभी माँ से मिलने आती थी, लेकिन माँ की हालत पर ही उनको तरस आता था। कहीं हमारी वजह से फिर से माँ को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो अपने-अपने घर जैसा हो वैसा ही गुज़ारा कर लिया करती थी। तमन्ना ही थोड़ी-सी ढीठ थी, लेकिन गलत जगह पर उसकी शादी हो गई थी। तमन्ना शादी के बाद पगफेरे के लिए अपने मायके में आई। जाते वक्त जितना भी उसका ज़रूरी सामान था वो अपने साथ में लेकर गई। उसमें उसके स्कूल के डॉक्यूमेंट की फाइल भी थी। नई नई शादी हुई है, एक दो महीना कुछ नहीं करते हैं, एक दो महीने बाद जॉब के लिए ट्राई करते हैं, ऐसा तमन्ना ने सोचा। हम दोनों की हल्की सी इसके बारे में बात भी हुई थी। शादी को एक महीना हो गया। उसका पति कहीं काम पर वगैरह नहीं जाता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने काम पर जाने लगा। काम पर जाता था या कहीं और जाता था, इसी इसी बात को लेकर उन दोनों में तकरार शुरू हो गई। उसका कहना था कि मैं काम पर जाता हूँ, लेकिन रीना का कहना था कि नहीं, मेरा पति काम पर नहीं जाता है, वो तो हॉस्पिटल में जाता है अपना इलाज कराने के लिए। वैसे पति से उसको कोई तकलीफ नहीं है, अगर वो काम पर भी नहीं जाता है या फिर हॉस्पिटल में भी जाता है तो वो उसको कोई तकलीफ नहीं देता है, लेकिन ज़िंदगी इस तरह से नहीं कटती। इंसान को कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है। आज तक तमन्ना का ससुराल जो था वो सिर्फ और सिर्फ उसके ससुर जी के पेंशन पर चल रहा था, और उसकी जो सास थी वो कुछ काम कर लिया करती थी, और अभी घर में उसकी एक बिन ब्याही ननद भी थी। ससुर जो थे वो किसी बड़े ओहदे पर थे, इसलिए अभी तो पैसों की कोई दिक्कत वगैरह नहीं थी। मायके से ज़्यादा बेटर कंडीशन उसकी ससुराल की थी, लेकिन फिर भी तमन्ना कुछ समझदार थी, आगे का कुछ सोच सकती थी, इसलिए वो अपने पति को काम करने के लिए उकसाती थी, और यही बात उसकी सासू माँ को बहुत ज़्यादा खटकती थी। तमन्ना का कहना यह था कि इसके पिता की जायदाद को या इनकी प्रॉपर्टी को देखकर मैंने शादी नहीं की है, मैंने तो अपने पति को देखकर शादी की है। और शादी के वक्त आप लोगों ने भी बताया था कि इसका भी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है और ये भी अच्छी तरह से जॉब करता है, इसकी 20-25 हज़ार की पगार भी है। लेकिन जब से शादी हुई है मैंने इन्हें अच्छी तरह से कहीं पर जाते हुए या इनकी सैलरी आते हुए नहीं देखा है। इन्हीं उलझनों में शादी के नए नए 3 से 4 महीने बीत गए। इन 2-3 महीनों में तमन्ना ने भी कई बार कोशिश की कि वह खुद कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने, लेकिन सासू माँ ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है और हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। 3-4 महीने बाद तमन्ना फिर से अपने मायके में लौटी। कुछ दिन वो यहाँ आराम से रही और फिर वापस चली गई। लेकिन जब वो वापस चली गई तो एक दो दिन में फिर से वो अपने मायके में आ गई। अचानक मेरी सड़क पर उससे मुलाकात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम तो अभी अभी आई थी और 2-3 दिन पहले ही तुम वापस गई भी थी, तो क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि मेरी सास और मेरी ननद हमेशा ही मुझसे झगड़ा करती रहती है, लेकिन अभी तो उन्होंने हद ही कर दी। जब मैं बीच में यहाँ पर मायके में आई थी तब उन्होंने एक दिन मेरी फाइल ही कचरे में जला दी। कभी कभार थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता था, ये बात तो ठीक थी, लेकिन मेरी फाइल कब कचरे में जलाना, ये बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अब मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट कैसे कलेक्ट करूँगी, और सबसे बड़ी बात, अब मैं जॉब के लिए अप्लाई कैसे करूँगी? अभी तो मेरे पास मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट ही नहीं रहा है। मैंने उनसे बहुत सारा झगड़ा किया, लेकिन उन्हों मेरे झगड़े का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। उन्हें जो करना था वो वह कर चुकी है। मेरी सास ने अपने पागल बेटे के साथ मेरी शादी की, मैंने उसे भी स्वीकार किया, लेकिन अब मेरे डॉक्यूमेंट जलाकर उन्होंने मुझसे मेरी ज़िंदगी ही छीन ली है। अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। उसकी यह बात सुनकर तो मेरे भी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने सोचा, क्या कोई इतना भी गिर सकता है? क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? एक औरत होकर एक औरत को कोई इतना भी तंग कर सकता है? मैंने उससे पूछा, अब तुम क्या करोगी? तो उसने कहा, मेरे कुछ दोस्त वगैरह है, उनके पास देखती हूँ या फिर घर में देखती हूँ, अगर मेरे कुछ जेरॉक्स वगैरह है तो मैं यूनिवर्सिटी जाकर या फिर स्कूल और कॉलेज में जाकर उसकी डुप्लीकेट कॉपी मुझको बनवानी पड़ेगी, और इसी काम की वजह से मैं फिर से अपने मायके में आई हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? तो उसने कहा, यह काम उन्होंने उसके होते हुए नहीं किया। जब वो घर पर नहीं था तब उन्होंने यह काम किया। मैं जब पिछली बार मायके में आई थी तो मैंने अपने हाथों से अपनी फाइल को कबर्ड में रख दिया था,
और उसे लॉक भी किया था, लेकिन चाबियाँ उन्हीं के पास थी और मुझे कभी लगा भी नहीं कि वो ऐसा कुछ कदम उठाएगी या फिर उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। अगर मुझे हल्का सा भी अंदेशा होता तो मैं फाइल वहाँ कभी भी नहीं रखती। मुझे एक जगह से इंटरव्यू का लेटर आया था और वहाँ जाने के लिए मुझे फ़ाइल की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पूरे घर में फ़ाइल ढूँढना शुरू किया, लेकिन मुझे पूरे घर में कहीं पर भी अपनी फ़ाइल नहीं मिली। सास और ननद से पूछने पर उन्होंने कहा कि शायद तुम अपनी फ़ाइल अपने मायके में लेकर गई हो और उसे यहाँ पर ढूँढ रही हो, लेकिन मुझे पक्का यकीन था मैंने अपने साथ में फ़ाइल नहीं लाई थी। मैंने उनसे कई बार कहा कि नहीं, मैंने अपनी फ़ाइल यहाँ पर ही रखी थी, मैंने अपनी फ़ाइल अपने मायके में नहीं नहीं रखी है, मैंने अपने ससुराल में ही अपनी फ़ाइल रखी है। कम से कम 1-2 घंटे तक यही बहस चलती रही। अंत में मैं ही थक गई और थक कर अचानक से पुलिस स्टेशन चली गई। जब मैंने वहाँ पर जाकर ये सारी बातें बताई, तब पुलिस घर में आई। उन्होंने भी छानबीन की और थोड़ी-सी ज़ोर ज़बरदस्ती भी की, तब जाकर उन्होंने बताया कि कचरे के ढेर में उन्होंने मेरी फ़ाइल जला दी है। अब मैंने उन तीनों के ऊपर भी केस किया है और अपने डॉक्यूमेंट ढूँढने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं अब फ़िलहाल इस वक़्त तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट को जमा करना सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी है, उसके बाद मैं देखूँगी और सोचूँगी कि मुझे अभी क्या करना है। तमन्ना इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, उसे क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके दिमाग का इस्तेमाल करके भी वो सही रास्ते से जा रही थी। ससुराल वालों के खिलाफ केस करना उसके पापा को पसंद नहीं आया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के समझाने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन घर पर आकर उन्होंने जो करना था वही किया। उन्होंने तमन्ना को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया, लेकिन तमन्ना हार मानने वाली नहीं थी। उसे हर हाल में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे, इसलिए उसने अपने पिताजी को कहा कि मैं कुछ ही दिन यहाँ रुकने वाली हूँ। जैसे ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाएँगे, मैं ससुराल में चली जाऊँगी और अपना केस भी वापस ले लूँगी। तमन्ना के पति का रहन-सहन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ऊपर-ऊपर से देखने के बाद कभी ऐसा नहीं लगता था कि यह थोड़ा-सा पागल है, लेकिन यह बात सच थी। उसका पति थोड़ा-सा पागल था। उसको हमेशा दवाइयाँ चालू रहती थी। इसी वजह से वह कोई काम नहीं करता था। उसके पापा ने बहुत सारी प्रॉपर्टी कमा कर रखी थी, जिसे देखकर ही तमन्ना के पिताजी ने उसकी शादी वहाँ पर कर दी थी। लड़का ऊपर से ठीक-ठाक दिखता था, तो उन्हें भी ऐसा लगता था कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमेशा वो शांत रहता था, तो उसके पिताजी समझते थे कि नहीं, ये तो शर्मिला लड़का है, इसीलिए इतना शांत-शांत रहता है। कुछ ही दिन ऐसे ही चले गए, जैसे-तैसे करके तमन्ना ने बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए, कभी इस यूनिवर्सिटी में जाना, कभी उस कॉलेज में जाना, ऐसा करते-करते लगभग 1 महीना बीतने को आया था। अचानक से उसे एहसास हुआ कि अब वह प्रेग्नेंट है। अब तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने यह बात अपने घर पर भी बताई। तमन्ना यह बच्चा रखना ही नहीं चाहती थी। रिश्तेदारों से उसकी सास तक यह बात पहुंच गई। तब उसकी सास ने कहा कि शायद यह भी हो सकता है कि यह बच्चा मेरे बेटे का ना हो, इसलिए यह इसे गिराना चाहती है। इस बात को लेकर बहुत बहुत बड़ा बवाल हुआ। तमन्ना ने भी बच्चा गिराने के बाद छोड़कर बच्चे को जन्म देना ही ठीक समझा, लेकिन उसके पास दो उलझनें थी। अगर वह बच्चा गिराती है तो लोगों को लगेगा कि यह बच्चा उसके पति का नहीं है, और अगर वह यह बच्चा रख लेती है तो अगर वह उसके पति के जैसा पागल हो गया तो अब क्या करे। जब भी इन दिनों तमन्ना को कोई देखता तो सच में उसको रोना ही आता था, इतनी बुरी हालत तमन्ना की हो गई थी। तमन्ना की माँ की तो घर में कभी भी कुछ भी चलती ही नहीं थी, चलती थी तो सिर्फ उसके पापा की। लेकिन अब उसके पापा को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, बहुत ही हल्का-हल्का और थोड़ा-थोड़ा समाज के दबाव में आकर। अब तमन्ना ने डिसाइड किया कि लगभग अब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अभी जहाँ पर गाँव में है वहाँ पर ही किसी छोटे-मोटे यहाँ पर छोटा-मोटा जॉब कर लिया करेगी, और जो उसका केस चल रहा है उसको वह यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेगी, ताकि उसे आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो। तमन्ना ने प्रेगनेंसी की हालत में भी यहाँ पर ही एक जॉब सर्च किया और वहाँ पर ही वो जॉब करने लगी। पेमेंट उसको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन हाँ, थोड़ी-सी मिल जाती थी, जिससे उसका हल्का-सा गुज़ारा वगैरह हो जाया करता था।
इन दिनों तमन्ना की माँ ने भी उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया। जहाँ जहाँ इतने सालों तक बिना वजह ताने और मार खाती आई हूँ, यहाँ कुछ अपने बेटे के लिए सहन कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ऐसा वो समझती थी और जितना बन पड़े उतना अपनी बेटी की मदद किया करती थी। तमन्ना की छोटी बहन रीना भी तमन्ना की मदद किया करती थी। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। एक दिन तमन्ना ने खूबसूरत सी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जो बिल्कुल उसके पापा की तरह दिखती थी। उसकी डिलीवरी के कुछ दिनों बाद हमारे कॉलोनी में एक बर्थडे का फंक्शन था। उस दिन उसकी माँ उस बर्थडे में आई थी। तमन्ना की डिलीवरी तो नॉर्मल हुई थी। तमन्ना की माँ और हम साथ में ही बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक से तमन्ना की माँ की आंखों में पानी झलक आया। उनके सामने भरी पूरी खाने की प्लेट पड़ी थी, लेकिन खाना देखकर उन्हें अपनी बेटे की याद आई। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप रोने क्यों लग गई? तो उन्होंने कहा, बहुत दिन हो गए मेरे बेटी ने इतना अच्छा खाना खाया ही नहीं। आज मैं खाने को देखती हूँ तो मेरी बेटी की मुझे बहुत याद आती है। तब हम लोगों ने उससे कहा कि आप घर जाते वक्त अपने पूरे परिवार के लिए यहाँ से खाना लेकर जाइए। तब जाकर तमन्ना की माँ ने खाना खाया और साथ में घर वालों के लिए भी खाना लेकर चली गई। कुछ दिन तमन्ना मायके में ही रही। कभी कभी उसके पति उससे मिलने आ जाया करते थे, लेकिन सास कभी नहीं आई। इसी तरह से 6 महीने बीत गए। अब बच्चे का खर्च भी बढ़ रहा था, इसलिए तमन्ना ने सोचा कि शहर जाकर अब वो अपना जॉब करेगी। केस तो पिछले 1 साल से यहाँ पर ही चल रहा था। तारीख पे तारीख होती रहती थी। सास, ननद और पति तीनों ही तारीख के लिए आ जाया करते थे। तमन्ना भी कोर्ट जाती थी और वापस आती थी। तमन्ना की एक सहेली थी और उसके कुछ रिश्तेदार थे जो कि वकील थे। उन्होंने कहा था कि आप मुझको मेरी फीस मत देना, जो लीगल होता है डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए उतने ही दे देना, मैं आपका केस लड़ दूंगा। क्योंकि उन्हें तमन्ना की बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने तमन्ना का सहयोग किया था। कोर्ट कचहरी का खर्चा, बच्चे की परवरिश तमन्ना को बहुत ज़्यादा परेशानी दे देती थी। और घर में माँ बाप ऐसे, माँ का तो ठीक था, लेकिन पिताजी के सामने उसकी कुछ भी कभी कभी नहीं चलती थी। पिताजी का कहना था कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, लेकिन तुमने हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दी और हमें कोर्ट का दरवाज़ा दिखाया। इस सब से तमन्ना ऊब चुकी थी। कुछ उसको समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने अपने लिए कुछ अच्छा रास्ता चुना। उसने सोचा कि चलो अब शहर चलते हैं, और उसने पूना में जाकर सेटल होने की अपनी कोशिश फिर से शुरू की। सवाल था 6 महीने की बच्ची का। उसने अपने पिताजी से विनती की कि इन दोनों के स्कूल वगैरह का खर्चा मैं कर लूँगी और अपना भी खुद का खर्चा मैं खुद कर लूँगी। बस आप कुछ दिनों के लिए भाई बहन को मेरे साथ रहने दें। जब जॉब जाया करूँगी तो ये बच्ची का ख्याल रखेंगे, और मैं उनकी स्कूल की फीस वगैरह जो है उसका मैं पूरा इंतज़ाम कर दूँगी। ऐसा कह के तमन्ना अपने भाई बहन के साथ और अपने बच्चे के साथ पूना के लिए चली गई। अगले 4 साल तक केस पर केस चलता रहा। कभी वो आती, कभी वो लोग नहीं आते। इसी तरह से 4 साल बीत गए। तमन्ना की बेटी 4 साल की हो गई। इन 4 सालों में तमन्ना की छोटी बहन की शादी हो गई। जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई, तभी तमन्ना की बहन की शादी हो गई। अब तमन्ना की छोटी बच्ची को उसका भाई ही संभालता था, और तमन्ना कभी कभी संभाल लिया करती थी। भाई के शिक्षण का सारा खर्च अब तमन्ना ही उठाती थी, और अपनी भी जो भी कुछ परेशानियां थी उससे भी वो अकेले ही लड़ती थी। इन 4 सालों में तमन्ना की ननद की भी शादी हो गई। शादी के बाद क्या क्या होता है, यह इसकी ननद को काफ़ी अच्छे से समझ में आया। जब अपनी बेटी को तकलीफ होती है तब कोई भी माँ कमज़ोर पड़ ही जाती है। अब तमन्ना की सासू माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे का भी इलाज सही से करना शुरू किया था। तमन्ना का पति भी अब ठीक ठाक होने लगा था। उनकी यह इच्छा थी कि तमन्ना अब उनके पास लौट आए। इसलिए जितनी भी तमन्ना की डिमांड्स थी, उन्होंने कोर्ट के हिसाब से सारी डिमांड्स को पूरा किया, और वह फिर से एक बार तमन्ना को अपने घर पर लेकर गए। लेकिन तमन्ना की भी एक जिद थी कि मैं अब उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। अगर मेरे पति को रहना है तो वह मेरे साथ आकर रह सकता है, और अगर उसको हमारे साथ रहना है तो उसे काम धाम भी करना पड़ेगा। वो घर पर बैठकर नहीं रह सकता। उसका पति इस बात के लिए भी मान गया था। उसने भी जॉब वगैरह ढूंढना शुरू किया था, और
उसे भी अपनी कुछ गलतियों का एहसास था। उसका दिमाग अब सही रूप से ठिकाने आया हुआ था। तमन्ना के भाई की भी अब जॉब लग चुकी थी। तमन्ना की बेटी भी स्कूल जाने जैसी हो गई थी। इसीलिए दोनों ने पुणे में ही सेटल होना सही समझा और दोनों ही पुणे में ही सेटल हो गए। उसके माता पिता भी अब कॉलोनी में नहीं रहते हैं। कभी कभी अगर कोई शादी वगैरह होती है तो शादी ब्याह के वक्त वो आ जाते हैं, तब तमन्ना के बारे में पूछना होता है। अब तमन्ना का एक बेटा भी हुआ है। तमन्ना और उसके पति दोनों ही जॉब करते हैं। तमन्ना के भाई की भी शादी हो गई है और उसकी भी पत्नी अच्छी तरह से जॉब वगैरह करती है और पिताजी का दिमाग जो है वो अभी सही से ठिकाने पर आ गया है। लेकिन इन दिनों में, बीच के दिनों में बेटियों को जो संघर्ष करना पड़ा, उसका एहसास जो होता है वो अभी उनके पिताजी को होने लगा है। लेकिन अब ज़िंदगी पटरी पर आ गई है और बहुत ही खूबसूरती से चल भी रही है। तमन्ना के दोनों ही बच्चे दिखने पर तो उसके माँ पिताजी जैसे हैं, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल अपनी माँ जैसा है। इसलिए तमन्ना को कोई टेंशन नहीं है। उनकी माँ अब उनके बारे में बहुत ही संतुष्ट है कि तमन्ना की लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो गया। जिन उनकी बेटी ने जो भी संघर्ष किया वो सच में सफल हो गया और अब वो बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रही है। ज़िंदगी कब किसके सामने किस तरह से आ जाए पता ही नहीं चलता, लेकिन संघर्ष तो अटल है, उसे तो करना ही पड़ता है। जिंदगी में तूफानों से तो लड़ना ही पड़ता है। कभी हारे नहीं, हमेशा अपने दिल में एक तमन्ना जगा कर रखे। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में बताना ना भूले। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में फिर से एक बार। तब तक के लिए सभी को खूबसूरत जिंदगी की बहुत सारी खूबसूरत शुभकामनाएं। धन्यवाद।